अपलोड एडिट वेडिट नहीं करता ना मैं, वैसे डाल देता हूँ उसमें। फिर कोई देखने वाला होता तो सोचता ये नहीं वाला भाई क्या वाला है, गिर गया है ना, अच्छा लगता है। लाओ जल्दी खाना देखते हो होमवर्क दो एग्जाम्पल दोनों के तुम्हें याद रखना चाहिए हमेशा, ठीक है, तभी बात बन सकती है। लास्ट क्लास में हमने कौन सा टॉपिक करा था भाई? मेटाबॉलिज्म कंप्लीट हो गया था मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो आज हम पढ़ना है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब कोई मुझे बताओ कि लिविंग अगर उसके पास सेल ना हो, लिविंग के पास क्या ना हो, सेल ना हो, तो लिविंग कहलाएगा ही नहीं, ठीक है। जैसे वायरस है, तो वायरस की बॉडी में क्या देखने को मिलता है? वायरस की बॉडी में हमें देखने को मिलता है कि वायरस के पास एक जेनेटिक मटेरियल है, या तो वो जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, या तो वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। मतलब वायरस के पास या तो आरएनए है या वायरस के पास डीएनए है। क्लियर होगी बात भाई, ठीक है। तो जो वायरस है वो डीएनए और आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल लीव। अब इस जेनेटिक मटेरियल के ऊपर हमें एक कवरिंग देखने को मिलती है, और वो कवरिंग जो होती है वो किस चीज की होती है? वो होती है प्रोटीन की। तो इस जेनेटिक मटेरियल के ऊपर कवरिंग होती है, और वो किस चीज की होती है? प्रोटीन की। तो मतलब वायरस के पास जो कवरिंग होती है किस चीज की होती है भाई? प्रोटीन की। किस चीज की होती है? प्रोटीन की। याशिका की भाई एक्टर देखने में, हाँ ठीक है। चलो जी, तो वायरस मैं पढ़ा रहा था कि जो लिविंग होते हैं इस दुनिया में उनके कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। तो उसका एक कैरेक्टर हम कौन सा पढ़ रहे हैं? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो कैरेक्टर है वो ये कहता है कि इस दुनिया में जितने भी लिविंग है, ठीक है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना हुआ होता है? सेल से, ठीक है। तो सेल से मिलकर बना हुआ होता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार रिवाइज करा दूं। तो मैंने बताया था लिविंग जो होते हैं उनके पास खूबियां होती हैं, जैसे कि उन खूबियों का नाम होता है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट कौन सा होता है? कॉन्शियसनेस, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम कितने पढ़ चुके हैं? ग्रोथ पढ़ चुके हैं, रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, मेटाबॉलिज्म पढ़ चुके हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ चुके हैं, और कॉन्शियसनेस हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स हम पढ़ चुके हैं। तो हमारे सामने कितने कैरेक्टर्स बचे हैं अभी? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस बचा हुआ है, ठीक है। तो हम किसकी बात करते हैं? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमने ये पढ़ा कि अगर तुम किसी को लिविंग कह रहे हो, ठीक है, किसी को क्या कह रहे हो? लिविंग कह रहे हो, तो उसमें क्या होनी चाहिए? सेल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेल। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। तो इसको मैं एक एग्जांपल बता रहा था कि वायरस को हम लिविंग क्यों नहीं कहते, ठीक है। तो मैंने बोला वायरस जो होता है या तो उसके पास आरएनए होता है या तो उसके पास डीएनए होता है। जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है या डीएनए होता है। अब जो वायरस होता है उसके इस आरएनए और डीएनए के ऊपर कोटिंग होती है प्रोटीन की। किसकी कोटिंग होती है? प्रोटीन की। तो यहाँ पे इसके ऊपर कोटिंग होती है प्रोटीन की, जो इसकी सेल को कवर करता है, मतलब इसके स्ट्रक्चर को कवर करता है। सेल तो कह नहीं सकते। तो यहाँ पे इसके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं है। यहाँ पे इसके पास क्या नहीं है?
सेल मेम्ब्रेन नहीं है, तो मतलब इसके पास स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या है, एब्सेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या है इसके पास, एब्सेंट है। क्लियर है? तो वायरस जो है इस कैरेक्टर की वजह से क्या नहीं कहलाता, लिविंग। क्या नहीं कहलाता, लिविंग। तो वायरस जो होता है वो हमें बीमार कैसे करता है? जब वायरस लिविंग नहीं है तो हमें बीमारियां कैसे कैसे करता है? ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें अगर खांसी जुकाम हो रहा है तो ये कौन करता है? वायरस। कौन करता है? वायरस। फ्लू जो हो रहा है कौन करता है? वायरस करता है। कोरोना जो हुआ तो किसकी वजह से हुआ था? वायरस की वजह से हुआ था। क्लियर है बात? ठीक है। HIV जो होता है वो क्या होता है? एक वायरस होता है। कौन सी बीमारी करता है? एड्स। कौन सी करता है? एड्स करता है। ठीक है, तो सवाल ये आता है कि ये जो है वायरस, इसके पास अपने पास कैपेसिटी नहीं है डिवाइड करने की। क्या नहीं है? कैपेसिटी नहीं है डिवाइड करने की। तो ये हमें कैसे बीमार करता है? तो होता है ये जब ये हमारी बॉडी में एंट्री करता है किसी भी तरीके से, तो फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में इसने एंट्री करी, तो एंट्री करने के बाद जो वायरस होता है वो जाता है हमारी सेल के पास। तो ये हमारी बॉडी की सेल है, ये हमारी बॉडी की सेल। तो बॉडी जो सेल है, ठीक है, बॉडी सेल, आवर बॉडी सेल, इस बॉडी के सेल के पास रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी मदद से कोई चीज अंदर जा सकती है या बाहर जा सकती है। अब जो ये वायरस होता है ये ले जाके अपने इस प्रोटीन वाले स्ट्रक्चर को इसके ऊपर लगा देता है। इसके पास जो प्रोटीन होता है वो एज ए रिसेप्टर को ये दिखाता है कि ये तुम्हारी बॉडी का ही कोई स्ट्रक्चर है। तो हमारे सेल को क्या लगता है कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, बताओ भी क्या देना है? तो वो बोलेगा कि ये जो मेरा मटेरियल है इसको अपनी बॉडी के अंदर ले लो। ठीक है भाई, तो ये जो जेनेटिक मटेरियल कहाँ आ गया? हमारी बॉडी की सेल के अंदर आ गया। कैसे आ गया? इस वायरस ने रिसेप्टर की मदद से हमारी बॉडी में एंटर करा दिया। और हमारी बॉडी सेल के अंदर कितनी चीजें होगी? हमारी बॉडी सेल के अंदर एक तो हो गया हमारा खुद का DNA और एक हो गया हमारे पास वायरल DNA RNA। क्लियर होगी बात यहाँ पे? अब जो ये वायरल जेनेटिक मटेरियल है ये आगे अपने आप को अटैच कर लेगा किसके अंदर? हमारे जेनेटिक मटेरियल के अंदर। और इसने हमारे न्यूक्लियस पे क्या ले लिया? कंट्रोल। न्यूक्लियस पे क्या ले लिया? कंट्रोल ले लिया। अब इस सेल का जितना भी फंक्शन है वो किसके हाथ में आ गया? वायरस के हाथ में। किसके हाथ में आ गया? वायरस के हाथ में। समझ में आ गई बात? तो एक वायरस जो होता है वो कब काम करता है? जब वो होस्ट, मतलब जिसकी बॉडी को उसने अटैक करा है, जब वो होस्ट सेल पे कंट्रोल ले लेता है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? तो सबसे पहले हेडिंग बात होगी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये लिविंग का एक कैरेक्टर है, तो फोर्थ कैरेक्टर उसमें लिखोगे एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में किससे मिलकर बना हुआ है? सेल से। ठीक है, वायरस जो होता है वो लिविंग नहीं है, तो वायरस इज नॉर लिविंग और नॉर डेड। ठीक है, तो वायरस ना तो लिविंग है ना तो डेड। ठीक है, वायरस को ना तो लिविंग कहते ना तो डेड कहते। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो इसे हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक जंक्शन कहते हैं वायरस को। नीचे से
क्वेश्चन ट्राई करे थे नीट वाले करके जाके, क्वेश्चन करे थे ट्राई हो रहे थे, और तो अभी शायद होंगे नहीं। प्रिंट एक प्रिंट है इसमें, हाँ नहीं दो प्रिंट, ये तुम भी रख लो अपने पास, ठीक है। थोड़ा कलर लगा हुआ उसको इग्नोर करो भी, बाद में दोबारा देखोगे। जैसे जैसे मैं चैप्टर होता रहेगा साथ साथ कराता रहूँगा ये, ठीक है। इसमें से वैसे कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं, दोबारा डिस्कस कर लेंगे। लास्ट क्लास में शायद फर्स्ट पेज के कुछ क्वेश्चन करे थे ना अपने, कर लिए थे सारे, ठीक है। चलो ठीक हो गया कंप्लीट। तो मैंने एक बार क्या समझाया, एक बार तुम समझ लो। मैंने बताया हमने नेक्स्ट कैरेक्टर शुरू कर दिया जिसका नाम है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर एक लिविंग है, उसे लिविंग जब कहा जाएगा जब उसके पास क्या होगी, सेल होगी। तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, दिस इज कॉल्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने बताया वायरस जो होता है उसे लिविंग क्यों नहीं कहते, क्योंकि वायरस या ना तो लिविंग है ना तो डेड है। क्यों नहीं है? वायरस के पास या तो जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए या होता है डीएनए, दोनों एक साथ नहीं होते। और इस जेनेटिक मटेरियल के ऊपर एक कोटिंग होती है जो होती है प्रोटीन, मतलब इसके पास सेल नहीं होती, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन इसके पास नहीं होती। तो वायरस जो होता है वो हमारी बॉडी में आने के बाद हमें बीमार कैसे करता है? तो वायरस जब हमारी बॉडी में एंट्री लेता है तो वायरस हमारी सेल जो होती है उस सेल के अंदर अपने जेनेटिक मटेरियल को एंटर करवा के हमारे न्यूक्लियस में अपने सेल को इनकॉर्पोरेट कर देता है, जिससे वो हमारे न्यूक्लियस पे कंट्रोल ले लेता है। अब हमारे न्यूक्लियस पे कंट्रोल ले लिया तो हमारा जो कंट्रोलिंग सेंटर होता है वो कौन होता है? न्यूक्लियस। तो इसलिए वो हमारी बॉडी पे धीरे धीरे एक सेल से दूसरी सेल में, मतलब इस सेल में अपनी कुछ कॉपी बनवाएगा, फिर इससे दूसरी सेल में अपनी कॉपीज को भेजेगा, धीरे धीरे हमारी पूरी बॉडी पे कंट्रोल ले लेगा। अब यहाँ पे 9th या 10th में एक सवाल आता था कि एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होती है दुनिया में, पर एंटीवायरल मेडिसिन नहीं होती। शायद तुमने सुना होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें ये बोला जाता था कि अगर तुम एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन बनाओगे तो किसको मार देगी? बैक्टीरिया को मार देगी। अब ये जो है ये हमारी सेल है, ये कौन सी सेल है? हमारी सेल है। अगर तुमने एंटीवायरल मेडिसिन से इस सेल को मार दिया तो तुम किसको मार रहे हो? इनडायरेक्टली अपनी बॉडी की सेल को मार रहे हो। मान लो ऐसे ही वो हर बॉडी के पार्ट्स में, हर सेल में फैला हुआ है, तुम अपनी बॉडी को तो मार नहीं सकते वायरस को मारने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हमारे से क्या बढ़ाई जा सकती है? इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है, ताकि हमारी इम्यून सेल्स इस वायरस को मार दें और ज्यादा रेप्लिकेट ना करने दें। समझ आ गई बात? तो इसीलिए दुनिया में एंटीवायरल मेडिसिन नहीं होती। कैसी होती है? एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होती है। इसलिए वायरस का अगर तुम्हें कोई भी बीमारी हुई है तो उसमें दवाई जो होगी तुम्हें ठीक नहीं करेगी, ठीक है। दवाई बस तुम्हारे कोई सिम्टम ठीक करेगी, पर वो बीमारी ठीक नहीं कर सकती। जब तक तुम्हारा इम्यून काम नहीं कर रहा तब तक तुम ठीक नहीं होगे। क्लियर होगी बात यहाँ पे? ठीक है। तो ये होता है वायरस वाली कंडीशन। ये लिख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्शियसनेस पे। हो गया सबका? चलो, तो नेक्स्ट जो हमारा लीडिंग का कैरेक्टर होता है उसका नाम होता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, तो कॉन्शियसनेस को अगर मैं हिंदी में वर्ड बोलूं तो इसका मतलब होता है होश, ठीक है। कॉन्शियसनेस, तो ये हमारा हो गया डी कैरेक्टर, ABCDE होता है, ठीक है भाई। अब मान लो ये बोर्ड है, ठीक है भाई। ये बोर्ड जो है मैंने इस बोर्ड को इस तरीके से मार दिया तो क्या ये रिस्पॉन्स में मुझे कुछ कहेगा? नहीं कहेगा, ठीक है। तुम चलते चलते जा रहे थे भाई, खंबे से टकरा गए, तुम थोड़े थोड़े तो वही भाई, तुम जाके इस तरीके से टकरा गए, अब तुम खंबे को गाली वाली वगैरह उसे काटा वाटा मार रहे हो, तुम्हें खंबा कुछ रिस्पॉन्स में कहेगा? नहीं कहेगा। मतलब वो तुम्हारे लिए उसके पास कोई बोझ नहीं है। मतलब तुम्हारा जो तुम एक उसको स्टिमुलस दे रहे हो, मतलब जो भी तुम उसके साथ कर रहे हो, बोल रहे हो, वो क्या एक स्टिमुलस है, पर उसके बदले में तुम्हें क्या नहीं दे रहा? रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, ठीक है भाई। पर अब तुम चलते चलते जा रहे हो, तुम किसी से टकरा गए हो, तुम गाली गलौज कर रहे हो तो लड़ाई होगी, है ना भाई। तो लड़ाई होगी तो तुमने क्या करा? तुमने एक स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स करा। क्या करा? रिस्पॉन्स। इसका एक और एग्जांपल जैसे मैंने लास्ट स्टार्टिंग क्लास में बताया था कि ये मार्कर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मार्कर मैं इस तरीके से और यूं करके फेंकता हूं, ठीक है, किसी की तरफ। तो अगर किसी की तरफ फेंक रहा तो तुम आंख क्या कर रहे हो? अपनी झपक लेते हो, ठीक है। या अचानक से कुछ आया तो अपनी आंखें झपक लेते हो। तो इसका मतलब क्या था? जो तुम्हारे पास ये आया बाहर से, ये क्या हुआ? स्टिमुलस। क्या हुआ? और जो तुमने इसके लिए करा वो क्या था? रिस्पॉन्स। क्या था? रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि बताओ प्लांट लिविंग होते हैं या नहीं होते? होते हैं ना, प्लांट लिविंग होते हैं नहीं होते? होते हैं प्लांट लिविंग। तो एक पेड़ को जाके जब तुम लात से मारते हो तो तुम्हें वो रिप्लाई में क्यों नहीं मारता कि उधर से एक डाल आई और तुम उड़ा दिया?
तो नहीं होता, बताओ। लीविंग तो है ना वो, तो स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो पेड़ बहुत होता है, वो मूव नहीं कर सकते। मूव नहीं कर सकते। और कुछ सर उनके पास क्या नहीं होती? सेल्फ सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं, कॉन्शियसनेस तो है उनके पास, ठीक है। सेल्फ सिर्फ हमारे पास होती है। देखो एक सेकंड पहले नाम लिख लो ना तुम लोगों के। नाम क्या तुम लोगों के? अर्नव और ऋषभ। देखो ये होगा 7 और 9 है, 8 है, 9 है ना। देखो अब जरा समझो चीजों को। मैंने क्या बोला? अरे ऑर्गेनिज्म किसी स्टिमुलस के लिए क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। अगर रिस्पॉन्ड करने का तरीका सबका ही थोड़ी कि मारपीट ही हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों में से कोई, यार छोड़ो तुम स्किप करो, तुम्हारी क्लास में से कोई पार्क गया है, ठीक है, वहां पर उसने अपना प्रकार उठाया और इस तरीके से दिल बना दिया, ठीक है, पेड़ के ऊपर क्या बना देखा और तुमने गड्ढा सा करके दिल सा बना के उसको अपना नाम लिख दिया और अपने साथ किसी और लड़के को, ठीक है भाई, दो लड़कों नाम, जैसे वहां पे 2 लड़कों का नाम लिख रहे हैं ना, लक्ष्य लव दिवांश, ठीक है, ऐसी किसी ने मजे लेने के लिए 2 का नाम लिख दिया, तो ऐसी वहां पे भी किसी ने लिख दिया, ठीक है भाई। तो अब वो जो पेड़ है तुमने नोटिस करा होगा, जो उसमें शेप बनाई है वो ग्रो हो जाती है, नोटिस करा हुई। अगर पेड़ में तुम इस तरीके से कट मार दो तो कुछ समय के बाद, कुछ 1-2 ईयर्स के बाद वो पेड़ की जो लेयर होती है वो ग्रो हो जाती है, वहां पे थोड़ा सा हार्ड सा एक लेयर इकट्ठा हो जाती है, कभी नोटिस करा है, ठीक है। तो प्लांट पे अगर कोई चोट लगेगी या तो वहां से कुछ वाटरी चीजें निकलेगी, ठीक है, या कोई लिक्विड निकलेगा और कुछ समय के बाद वो एरिया सूख के उसके ऊपर एक कोटिंग सी आ जाएगी, क्या आ जाएगी? कोटिंग सी आ जाएगी। ये बात क्लियर होगी। तो प्लांट जो है वो भी रिस्पॉन्स करता है, वो भी क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है, पर रिस्पॉन्स करने का तरीका उसका अलग होता है। उसको तुम चोट पहुंचा रहे हो तो चोट के बदले वो चोट नहीं पहुंचा रहा, ठीक है, वो चोट के बदले अपने आप को हील कर रहा है। क्या कर रहा है? हील कर रहा है। तो समझ में आई बात? प्लांट भी, अब तुमने उसको प्लांट को मारा, ठीक है, अगर उसके ऊपर डैमेज हुआ होगा तो उस डैमेज को क्या करेगा? हील करेगा, पर उसके बदले तुम्हें वो नहीं मारेगा। तो मतलब उसने रिस्पॉन्स करा, क्या करा? पर वो रिस्पॉन्स कैसा था? हीलिंग वाला। कैसा था? हीलिंग वाला था। समझ में आ गई बात? तो प्लांट जो होते हैं वो लिविंग होते हैं क्योंकि वो भी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। क्लियर होगी बात भाई? पर वो रिस्पॉन्ड करने का तरीका उनका अलग होता है, और कोई हमारी तरह रिस्पॉन्ड नहीं करता कि लड़ाई झगड़ा करने लग जाओ, मारपीट करने लग जाओ। क्लियर होगी बात यहाँ पे? तो कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस होता है रिस्पॉन्स करना, ठीक है, रिस्पॉन्ड करना टू अ स्टिमुलस, टू अ स्टिमुलस। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, नहीं बताओ स्टिमुलस क्या होता है? और कुछ वर्ड तो बोला तुमने, दोबारा बोलने पर क्या बोला? सराउंडिंग में फिजिकल चेंज होना। और कुछ? इन्वायरमेंट से कोई इंफॉर्मेशन मिलना है ना। तो अगर तुम कॉमन वर्ड देखोगे इन्वायरमेंट में चीजें हो रही है ना, तो इसकी डेफिनेशन होती है स्टिमुलस की चेंज इन इन्वायरमेंट। क्या होता है? चेंज इन इन्वायरमेंट, हमारे आसपास चेंज होना। वो चेंज फिजिकल केमिकल कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल, ठीक है भाई, किसी का मोबाइल रखा तो फटेगा, केमिकल और फिजिकल चेंज है। और तुम एज वेदर चेंज हमारे हो सकता है ऐसा नहीं होगा ना। तुम तो अपना तब प्रिडिक्ट करने लग जाओगे, भाई पहले तो हम जाएंगे, आप जाओ बाद में पढ़ेंगे बायो, है ना भाई। तो अगर अचानक मान लो मोबाइल फट जाता है, कुछ ऐसा कुछ हो जाता है, केमिकल चेंज ही है ना भाई, फिजिकल वर्ड क्लियर हो गया? तो आशीष नाम है ना, फिजिकल चेंज क्यों नहीं होगा? मतलब चेंज कुछ ही हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है। मान लो एसी एक्साइटेड हो जाए, है ना, बर्फ फेंक रहा तुम्हारे ऊपर, तो भाई उसने पानी को क्या कर दिया? बर्फ में बदल दिया। तो चेंज है, फिजिकल भी हो सकता है और
केमिकल भी हो सकता है। क्या हो गया आजीज से? कोई इंसिडेंट याद आ गया मोबाइल फटने के बाद से? चलो समझ में आया ना तुम्हें कि चेंज फिजिकल भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है, ठीक है? चेंज इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड स्टिमुलस। तो यहाँ पे एक बार लिखोगे हेडिंग, स्टिमुलस क्या होता है? चेंज इन एनवायरनमेंट, चेंज इन एनवायरनमेंट, चेंज इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड स्टिमुलस। अब बताओ रिस्पॉन्स क्या होता है भाई? बोलो जी। रिस्पॉन्ड क्या होता है? हाँ, हमारी बॉडी जो क्या देती है? स्टिमुलस के लिए क्या देती है? एक्शन शो करती है, ठीक है? अब जब तुम रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर पढ़ते थे छोटी क्लास में, तो तुम दिखाते थे हाथ दिखा रखा है, एक चाय का कप दिखा रखा है, मोमबत्ती दिखा रखी है, और उसको जैसे तुम्हारी उंगली ने उस गर्म चीज को टच करा, तुमने अपना हाथ हटा लिया, है ना भाई? यही हुआ था। अब जो गर्म चीज तुम्हारे हाथ पे छुई वो क्या था? स्टिमुलस। और जो तुमने हाथ हटाया वो क्या था? रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस क्या हुआ? चेंज इन एनवायरनमेंट, चेंज इन एनवायरनमेंट, ये क्या हो गया? स्टिमुलस। और जो हमारी बॉडी का एक्शन था, ठीक है, हमारी बॉडी का जो एक्शन था टू अ स्टिमुलस, दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। देख लो जरा, तो रिस्पॉन्ड क्या होता है या रिस्पॉन्स क्या होता है? एक्शन टू अ स्टिमुलस। एक स्टिमुलस के लिए हमारी बॉडी कैसे एक्ट कर रही है वो क्या होता है? रिस्पॉन्स होता है। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है? रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। समझ में आ रहा है वर्ड? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है? ठंड लग रही है, तुम इस तरीके से अपने हाथ को कर रहे हो या जैकेट पहन ली तुमने, ये भी क्या हुआ? रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। गर्मी लग रही है भाई, तुमने कपड़े कम कर लिए, जैकेट उतार ली, वो क्या होगा? रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, ठीक है? तुम्हें कोई पैन चुभ हो रहा है, तुम उसे गाली वगैरह या चिल्लाने लगे चुभने की वजह से, तो क्या होगा? रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। मतलब कोई भी चीज जो तुम किसी स्टिमुलस के लिए कर रहे हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? एक रिस्पॉन्स कहलाएगा, ठीक है? ये लोग इसके बाद हम पढ़ेंगे और सेल्फ कॉन्शियसनेस का। तो दो टॉपिक हमने पढ़ लिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। चलो हो गया तो क्या और क्या हो गया? खाली बैठा तो हो गया। अब जरा याद करके सुनाओ भाई ये दो टॉपिक जल्दी से। सबसे पहले क्या सुनाओगे भाई? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, ठीक है? वायरस इज नॉट अ लिविंग और नॉट अ डेड, ठीक है? नाइदर लिविंग नॉट डेड। फिर क्या कहते हैं वायरस को? वायरस को इवन लिखना नहीं लिख लेना, वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक होता है वायरस, ठीक है? फिर वायरस के बारे में बताओगे, वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, एंड उसके ऊपर प्रोटीन की कवरिंग होती है, सेल नहीं होती। तो हमारी बॉडी बीमारी कैसे करता है? वो हमारी बॉडी में न्यूक्लियस पे अपने डीएनए को अटैच कर देता है या आरएनए को अटैच कर देता है, और इस तरीके से हमारी बॉडी पे कंट्रोल ले लेता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है टॉपिक कॉन्शियसनेस, रिस्पांस टू स्टिमुलस। तो रिस्पांस टू स्टिमुलस मैंने क्या बताया था कि हमारी बॉडी जो होती है चेंज इन एनवायरनमेंट को लेके क्या करती है? रिस्पांस करती है। लिविंग ही कर सकते, नॉन लिविंग ऐसा नहीं करते, ठीक है? इसमें प्लांट वाली बात नहीं बताई कि प्लांट का रिस्पांस करने का तरीका क्या होता है? थोड़ा अलग होता है हमारे रिस्पांस करने के तरीके से, ठीक है? हो गया यार? हो गया तो जरा सुनाओ, मैं वही वेट करता हूँ। लीविंग और नॉन लिविंग, क्योंकि बॉडी के बाहर वो क्या हो गया? लिविंग। और जब हमारे सेल पे कंट्रोल ले लेता है तो क्या हो गया? बाहर नॉन लिविंग है बॉडी के बाहर, और बॉडी में कंट्रोल लेने के बाद क्या हो गया? लिविंग हो गया। इसलिए वायरस को हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। सुनाओ भाई। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और इसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं। वायरस जो होता है कनेक्टिंग लिंक होता है नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में, एक जंक्शन की तरह काम
दो टाइप के जेनेटिक मटेरियल होते हैं, आरएनए या डीएनए। और जब ये हमारी बॉडी के सेल में एंटर हो जाता है तब ये हमारे न्यूक्लियस में अटैच करता है, और जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है उसके साथ अपने आप को अटैच कर लेता है, जिससे कि वो होस्ट सेल बन जाता है और हमारे न्यूक्लियस को इनकॉर्पोरेट बना देता है, जिससे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ बीमारी हो जाती है। और इससे डील करने के लिए हमें अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए कोई भी एंटीवायरल मेडिसिन नहीं। चलो यार दो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेल। आगे वायरस इज नाइदर लिविंग नॉर डेड, इट इज अ कनेक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। वायरस के पास या तो आरएनए होता है, डीएनए होता है, उसके ऊपर प्रोटीन की होती है। बॉडी में एंटर सेल में जब एंटर होता है तो न्यूक्लियस पे अटैक करके अपने आप को डीएनए से अटैच कर देता है, जिसकी वजह से वो उस सेल में आके न्यूक्लियस पे कंट्रोल ले लेता है। तो वायरस एंटर होता है और उसके जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक बहुत बढ़िया। नेक्स्ट तुम सुनाओ इसी के बारे में। हाँ, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सुनाओ। Cellular or every living organism has a single cell. ठीक है। Virus is neither living nor dead. ठीक है। वायरस के पास डीएनए और आरएनए होता है, वो होस्ट की सेल में उसकी सेल में अपने जेनेटिक मटेरियल एंटर करा देता है। इसके और बाद उसके पास कोई मेडिसिन होती है, उसके लिए हमें इम्यून सिस्टम को स्टॉप। तुम बताओ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है इसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से जुड़े होते हैं। हाँ। वायरस होता है लिविंग थिंग भी होता है और नॉन लिविंग भी होता है, वो हाँ। हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। अपना डीएनए या आरएनए को हमारे जो डीएनए को अटैच करके हमको अफेक्ट करता है, डिजीज करता है। इसका और इसको हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कोई एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है वो वर्क नहीं करती, इसलिए हमको इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है। तुम बताओ। सेल ऑर्गेनाइजेशन एवरीथिंग इज मेड ऑफ सेल एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ सेल। आगे एंड वायरस इज नॉट और नॉट डेड। ठीक है। Virus have RNA or DNA which attach to a cell that affects our body and infects us. ठीक है। चलो अब यहाँ पे ना मैंने तुमसे पांचों से ये डेफिनेशन सुनी, पर सबने ये बताया कि जो वायरस होता है वो अपने जेनेटिक मटेरियल को हमारी बॉडी में एंटर करा के हमारे डीएनए के साथ अटैच कर देता है और हमारी बॉडी पे क्या ले लेता है? कंट्रोल ले लेता है ना भाई? तो ये बताओ हमारी सेल के अंदर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल वो डीएनए है या आरएनए है? डीएनए। क्लियर होगी बात यहाँ पे? अब मान लो वायरस जो है वो वायरस आया और उसके पास जो जेनेटिक मटेरियल था वो था आरएनए। क्या था? तो आरएनए को हमारे डीएनए में अटैच करके तो कंट्रोल ले नहीं सकता। हमारे डीएनए के साथ डीएनए अटैच करेगा तभी कंट्रोल ले सकता है। तो बताओ एक आरएनए वाला वायरस अगर उसने अपने आरएनए को हमारी बॉडी में एंटर कर दिया तो क्या वो डीएनए के पास जाके अटैच हो पाएगा? चलो तो जो एचआईवी वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो एड्स का करता है वो आरएनए वाला वायरस होता है। अब बताओ अब वो कैसे तुम्हारे द्वारा एचआईवी का जो वायरस होता है कैसा होता है? दो वायरस मिलके दो वायरस मिलकर क्या बना लेते हैं भाई? आरएनए तो आरएनए ही रहेगा। चलो चार वायरस चिपका दो आपस में, और पहली बात तो वायरस अपने आप को एक्टिविटी कर ही नहीं पाता जब तक वो कंट्रोल नहीं लेगा, जब तक अपने आप को एक्टिविटी नहीं कर सकता। तो सवाल ये है एचआईवी वायरस ने अपना आरएनए एंटर करा और वो अपना आरएनए हमारे डीएनए के साथ नहीं लगा सकता, क्योंकि डीएनए के साथ क्या लगेगा? डीएनए। तो फिर वो हमें बीमार कैसे करता है? बताओ। अलग वो बना लेता है, सेल बना लेता है। फिर जैसे डीएनए होता है एक साइड को उसकी साइड में बना लेता है। समझा नहीं मतलब क्या कहना चाह रहा है? बताओ भाई, तुम बच्चों बताओ जो नए आए हो।
देखो, जो वायरस होता है जिसके पास क्या होता है, अपना आरएनए होता है, ठीक है भाई। तो जिसके पास अपना आरएनए है, उस वायरस के पास, आरएनए वाले वायरस के पास एक प्रोटीन की कवरिंग है। क्या है कि प्रोटीन की कवरिंग है, और ये उसका जेनेटिक मटेरियल है जिसका नाम क्या आएगा, आरएनए, ठीक है। तो ये जो आरएनए वाला वायरस होता है, इसके आरएनए के ऊपर एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। और वो जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और वो एंजाइम आरएनए को किस में बदल देता है, डीएनए में, ठीक है। तो एक आरएनए वाला वायरस जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या एंटर करवाता है, आरएनए ही एंटर करवाता है, पर वो आरएनए को किस में कन्वर्ट करता है, पहले डीएनए में कन्वर्ट करता है, और उसके लिए उसके पास क्या होता है, स्पेशल एंजाइम होता है जिसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये भी चीज एग्जाम में आगे जब पढ़ोगे, अभी वायरस के बारे में जब लिखवाऊंगा, तो आरएनए वाले वायरस हमारी बॉडी पर अटैक कैसे करते हैं, आरएनए वाले वायरस हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं बिकॉज आरएनए वाले वायरस के पास क्या होता है, एंजाइम होता है जिसकी मदद से वो क्या बना पाता है, आरएनए से डीएनए बना पाता है। सेम एचआईवी वायरस करता है, वो आरएनए से डीएनए बनाता है, फिर हमारे सेल पे क्या ले लेता है, कंट्रोल ले लेता है, ठीक है। कॉन्सियसनेस मैंने क्या बताया, रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, दिस इज नोन एज कॉन्सियसनेस, ठीक है। चलो जी, तो इसको इरेज करते हैं, ये लिखना हो तो लिख लेना। तो एक बार सारे कैरेक्टर्स की एक बार रिवीजन करा देता हूं, ठीक है। तो मैंने बताया था लिविंग इस दुनिया में वो होते हैं, ठीक है, जिनके पास कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो नॉन लिविंग के पास नहीं होते, जिसमें मैंने सबसे पहला कैरेक्टर बताया था ग्रोथ। तो ग्रोथ के बारे में मैंने ये बताया था कि इंक्रीज होगा, किसके अंदर इंक्रीज होगा भाई, नंबर ऑफ सेल एंड साइज, ठीक है। सेल का नंबर इंक्रीज होगा और सेल का साइज इंक्रीज होगा, तो उसे ग्रोथ कहा जाएगा। और ये ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, ट्विन कैरेक्टर्स होते हैं। फिर सवाल ये था कि जो ग्रोथ होता है ना, वो ग्रोथ एक नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है, मतलब ये एक एक्सेप्शन वाला कैरेक्टर है। कैसा कैरेक्टर है, एक्सेप्शन। तो इसका रीजन मैंने ये बताया था कि जो ग्रोथ होता है वो ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में यही नहीं समझ में आता कि ग्रोथ हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है। तो देखो, एक सेल कितने में डिवाइड हो गई, 2 में। कितने में डिवाइड हो गई, 2 में, और ये सेल बड़ी हो गई बाद में, ठीक है भाई। तो इसे हम बाइनरी फिजन कहेंगे। क्या कहेंगे, बाइनरी फिजन, यस और नो, ठीक है। और ये जो बाइनरी फिजन हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल भी बढ़ा है और साइज ऑफ सेल भी बढ़ा है, तो मतलब ये यहाँ पे क्या हुआ, रिप्रोडक्शन भी हो रहा है और ग्रोथ भी हो रही है। तो इसलिए हम क्या नहीं कह सकते कि ग्रोथ एक प्योर लिविंग का कैरेक्टर है। तो इसलिए ग्रोथ को क्या कहा जाता है, नॉन डिफाइनिंग। क्या कहा जाता है, नॉन डिफाइनिंग। फिर आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई, वो एक प्रोसेस होती है जिससे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने जैसे और प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, ठीक है। फिर सवाल ये आता है कि जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा कैरेक्टर है, नॉन डिफाइनिंग। कैसा कैरेक्टर है, नॉन डिफाइनिंग। मतलब कि ये जो है कैरेक्टर हर लिविंग के अंदर प्रॉपर क्लियर नहीं हो पा रहा है। कैसे, जैसे इसका पहला एग्जांपल क्या था, इनफर्टाइल कपल, इनफर्टाइल कपल्स। तो इनफर्टाइल कपल के बारे में क्या बताया था मैंने, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो अपने बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। क्या नहीं कर पा रहे, बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। तो प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस, प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस, पर इनफर्टाइल क्या नहीं कर पा रहे, वो नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे यंग वंस को। तो इसलिए रिप्रोडक्शन भी क्या हो गया, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर हो गया, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेटाबॉलिज्म के बारे में मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था मेटाबॉलिज्म की जितनी भी हमारी बॉडी में टूटने वाली एक्टिविटी है, जिसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म, और जितनी भी हमारी बॉडी में जुड़ने वाली एक्टिविटी, उन्हें क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। तो जितनी भी टूटने वाली एक्टिविटी है, जितनी भी जुड़ने वाली एक्टिविटी है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसका एग्जांपल मैंने बताया था, तुमने खाना खाया, वो डाइजेस्ट हो गया, क्या हो गया, तो कौन सी एक्टिविटी हो गई, टूटने वाली, ठीक है। प्लांट ने ग्लूकोज जो है वो बनाया CO2 और वाटर से। किससे बनाया, और इस प्रोसेस का नाम था फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो छोटे छोटे 2 मॉलिक्यूल CO2 और वाटर ने जुड़ के C6H12O6 बनाया, तो वो क्या हो गया, एनाबॉलिज्म। तो इस दुनिया में जितनी भी टूटने और जुड़ने वाली एक्टिविटीयां होती हैं, ये जुड़ के क्या बनाती हैं, मेटाबॉलिज्म बनाती हैं, ठीक है। इसके मैंने कुछ एग्जांपल भी लिख के आने के बोले, तो इन लोगों ने लिख के भी लाए, तो उन्होंने बताया, जैसे एक आध एग्जांपल दे कि तुम प्रोटीन जो खा रहे हो, वो प्रोटीन किस में टूट जाते हैं, अमीनो एसिड में,
और वो जो अमीनो एसिड है वो हमारी मसल बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो वो जो अमीनो एसिड हमारी मसल बनाने में मदद कर रहे हैं, उसमें छोटे छोटे अमीनो एसिड क्या बनवा रहे हैं, मसल बनवा रहे हैं या रिपेयर कर रहे हैं, तो वो कौन सी प्रोसेस होगी, एनाबॉलिज्म। और जो प्रोटीन टूटा था अमीनो एसिड में, कौन सी प्रोसेस हो गई, कैटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है। तो हमारी बॉडी में टूटने और जुड़ने वाली प्रोसेस को ही कहते हैं हम मेटाबॉलिज्म। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मैंने क्या बताया, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ होता है सेल से। कॉन्सिस्टेंस मैंने क्या बताया, रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। क्लियर है बात भाई, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे लिविंग के बारे में कंप्लीट। अब इसे हम इरेज करते हैं, कुछ लिखना हो तो लिख लो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। कुछ पूछना है अभी तक, एक बार वो दिखाओ मुझे क्वेश्चन पेपर लायो। इसमें 12वां क्वेश्चन जो है उसमें बोला हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डज नॉट कंटेन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। 12th क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कौन सा सेट डिफाइनिंग नहीं है, नॉन डिफाइनिंग है। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि ग्रोथ एक नॉन डिफाइनिंग है, रिप्रोडक्शन क्या है, नॉन डिफाइनिंग है, और ये तीनों क्या होते हैं, डिफाइनिंग होते हैं। मतलब इन तीनों में एक्सेप्शन नहीं होती और इन दोनों में एक्सेप्शन होती है, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा इस हिसाब से बताओ, ए होगा। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसा होगा, नॉन डिफाइनिंग हो गया। बोला हुआ है रिप्रोडक्शन जो होती है वो एक जैसी होती है, सिनोनिमस होती है, रिप्रोडक्शन सिनोनिमस होती है ग्रोथ जैसी। तो मैंने क्या बताया था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हो रही है, समझ में ही नहीं आता, ठीक है। तो बताओ इसमें यूनिसेलुलर कौन सा है और आंसर बताओ उस हिसाब से। 13वें क्वेश्चन में छाटो कौन कौन से यूनिसेलुलर, लाए नहीं क्वेश्चन पेपर, भूल गए, कोई नहीं। 13 क्वेश्चन में यूनिसेलुलर देखो कौन कौन सा है, 4th बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है मल्टी सेलुलर है, बताओ ऋषभ। यूनिसेलुलर एक ही सेल होती है। हाइड्रा यूनिसेलुलर है मल्टी सेलुलर है, हाइड्रा यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर है, एनिमल होता है हाइड्रा, मल्टी सेलुलर है, कैसा आएगा, मल्टी सेलुलर। प्लेनेरिया यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर। ये भी किस में आता है, एनिमल में आता है, किस में आता है, एनिमल में आता है। यूनिसेलुलर एल्गी तो लिखा ही हो साथ साथ, तो मतलब पहला ऑप्शन हो गया और चौथा ऑप्शन हो गया, पहला हो गया और चौथा हो गया। तो पहला और चौथे के हिसाब से कौन कौन सा ऑप्शन मिल गया, दूसरा और तीसरा। देखो पहला चौथा किस किस में दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में और थर्ड में, सेकंड में और थर्ड में। तो एलिमिनेट हो गया, पहला एलिमिनेट हो गया और चौथा एलिमिनेट हो गया, है ना। तो बचा कौन सा, या तो दूसरा हो सकता है या तीसरा हो सकता है। अभी देखो दूसरे में क्या लिखा हुआ, सेकंड, तो सेकंड तो है नहीं, तो आंसर कौन सा बना, थर्ड, ठीक है। तो इसके बाद अमीबा भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। इसके बाद बोला हुआ है चूज द करेक्ट वन। 14 क्वेश्चन बोला हुआ है करेक्ट छाटो, तो क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बोला हुआ है ग्रोथ को हम एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानते, सही बात है या गलत बात है। फिर बोला हुआ है डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। क्या बोला हुआ है, डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं होते, सही है गलत है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, पहला भी ठीक लग रहा है, दूसरा भी ठीक लग रहा है। रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर। रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, ठीक है, सही बात है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग होते हैं, पहला भी ठीक, दूसरा भी ठीक, तीसरा भी ठीक। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ। कोई भी नॉन लिविंग के पास ऐसी कैरेक्टर नहीं होता कि अपने आप को रेप्लिकेट कर दे, ठीक है। यहाँ पे 20 चेयर छोड़ रखी है, 1 साल बाद 40 हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है भाई। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म इन अ टेस्ट ट्यूब इज नॉन लिविंग, ठीक है। तो अगर एक तुम उसमें ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में तुमने 2 केमिकल डाल दिए, ठीक है, और उन 2 केमिकल में मान लो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, क्या हो गई, डिकम्पोजिशन। और कोई बच्चा कह रहा सर यहाँ पे तो कैटाबॉलिज्म हो गया, तो पर वो क्या हुई है, वो रिएक्शन तुमने करवाई है जब हुई है, वो लिविंग थिंग थोड़ी है कि टेस्ट ट्यूब में एक कैटाबॉलिज्म होगा तो टेस्ट ट्यूब भागने लग जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। तो टेस्ट ट्यूब में जो चीज हो रही है, मतलब एक लैब में जो चीज हो रही है, मेटाबॉलिज्म इन टेस्ट ट्यूब इज नॉन लिविंग, उसे नॉन लिविंग ही मानेंगे। मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर। मेटाबॉलिज्म में कैसा फीचर है, डिफाइनिंग फीचर। तो यहाँ पे पहला भी ठीक है, दूसरा भी स्टेटमेंट ठीक है, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी और छठा भी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑल, ठीक है। देन आता है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर। इन विट्रो क्या होता है भाई, लैब, ठीक है। जब भी कोई चीज लैब में हो रही है तो उसे क्या कहते हैं,
इन विट्रो कहते हैं। तो बोला हुआ मेटाबॉलिक आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर, क्या लिविंग है या नॉन लिविंग है? या तो वो लिविंग भी नहीं है और नॉन लिविंग भी नहीं है, बट लिविंग रिएक्शन है। क्या आएंगी? लिविंग रिएक्शन, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट क्या बोली थी कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जो लैब में हो रही है, कहां हो रही है? लैब में। आर लिविंग रिएक्शन, आर लिविंग रिएक्शन, बट नॉट अ लिविंग थिंग, बट नॉट अ लिविंग थिंग, क्योंकि उनको होने के लिए हमारी जरूरत लगेगी, अपने आप नहीं हो सकती वो, ठीक है। तो आर लिविंग रिएक्शन नॉट लिविंग थिंग, तो इसे नाइदर लिविंग और नॉट नॉन लिविंग बट लिविंग रिएक्शन। इंक्रीज इन बॉडी मास, अगर हमारी बॉडी का मास बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, इट कंसिडर एज इज अ क्रिएशन फॉर ग्रोथ इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एज दे शो। बताओ जी, देखो होता क्या है, तुम्हारी ग्रोथ हुई, ठीक है, तो हमारी ग्रोथ बाहर से होती है या अंदर से होती है? बाहर से होती है, अंदर से होती है हमारी ग्रोथ? अंदर से, है ना। सेल्स कहां बढ़ रही हैं? अंदर बढ़ रही है, बाहर थोड़ी पता चल रहा है कि ग्रोथ हो रही है। कुछ ऐसा है कि तुम बता सकते हो कि सर देखो यहाँ पे ना आपके 1000 सेल हैं, कल आप देखना 150 होंगी, मर जाएंगी, ठीक है, या 1000 सेल हैं 1500 हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तुम किसी भी तरीके से नहीं बता सकते। अंदर बता सकते हो, बॉडी के अंदर बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो कोई सेल डिवीजन हो नहीं रही, स्किन पे तो डिवीजन हो नहीं रही, कहां हो रही है? बॉडी के अंदर हो रही है। कहां हो रही है? बॉडी के अंदर हो रही है। तो हमारी जो ग्रोथ होती है कैसी होती है? इंट्रिंसिक। कैसी होती है? अब मान लो एक नॉन लिविंग थिंग आई, क्या आई? नॉन लिविंग थिंग, एक मट्टी का टीला आया, मट्टी के टीले ने उसने उसको अपना जो था उठाने वाला, उसने इस तरीके से उठाया, मट्टी गिरनी शुरू हुई, पहले एक तसला मिट्टी, फिर और मिट्टी गिरते गिरते इतना बड़ा टीला बन गया। तो वो जो ग्रोथ हुई, इंट्रिंसिक हुई, एक्सट्रिंसिक हुई? एक्सट्रिंसिक हुई, क्योंकि दिख रहा है तुम्हें बाहर की मट्टी पे ऊपर मट्टी आ रही है, मट्टी के ऊपर मट्टी आ रही है। वो हमें देखो ग्रोथ हो रही है, सच बात है। तुमने कभी एक चीज नोटिस करना, प्लांट, तुमने एक पौधा उगाया, ठीक है, तुम कभी भी उसकी मूवमेंट नहीं देख सकते कि वो देखो ऐसे करके यूं ग्रो हुआ, है ना। या तुम ये नहीं बता सकते कि ये जो ग्रो हुआ इसके बाद पत्ता ही निकलेगा, या इसके बाद रूट निकलेगी, या इसके बाद स्टेम निकलेगी, नहीं बता सकते ना, या इसके बाद फूल आएगा। तो ये जो ग्रोथ होती है हमारी, मतलब लिविंग की बॉडी में, वो हमेशा कैसी होती है? इंटरनल। कहां हो रही होती है? इंटरनल हो रही होती है। हम नहीं बता सकते, हार्मोन्स सेक्टर सब अंदर होते हैं ग्रोथ कराने वाले, तो वो इंटरनल होते हैं। पर जो नॉन लिविंग होता है, दीवार बनानी है, ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट, ये दिख रहा है कि ईंट पे ईंट लग रही है, और हमें दिख रहा है कि वो एक 10-12 लेयर और लगाएगा पूरी दीवार बन जाएगी। तो मतलब नॉन लिविंग में कैसी होती है ग्रोथ? एक्सट्रिंसिक होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि इंक्रीज इन बॉडी मास कैन बी कंसीडर एज क्रिएशन फॉर ग्रोथ इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में कौन सी ग्रोथ होती है? ऑप्शन देख के बताओ। एक्सट्रिंसिक। कौन सी होती है? एक्सट्रिंसिक होती है। ह्यूमन बींग्स आर लिविंग एंड, ह्यूमन बींग्स लिविंग होते हैं एंड अवेयर ऑफ देमसेल्फ, वो अपने बारे में अवेयर होते हैं, अवेयर ऑफ सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग के बारे में भी अवेयर होते हैं, हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडी, और वो हैंडल कर लेते हैं जो केमिकल उनकी बॉडी में जा रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? सारी कैरेक्टर रहेंगे हमारे अंदर। तो ये क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा था सेल्फ कॉन्शियसनेस, इसमें ये वर्ड आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्या आता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो वो क्या होता है? वो सिर्फ हमारे अंदर पाया जाता है, मतलब ह्यूमंस में ही पाया जाता है। इसके बारे में मैंने ये बताया था कि हमें ये पता है कि कोई चीज हमारे लिए अच्छी है या कोई चीज हमारे लिए बुरी है, वो सिर्फ हमारे तक ही लिमिटेड है, ठीक है, वो हमारे तक ही लिमिटेड है, ह्यूमंस तक ही लिमिटेड है। कॉन्शियसनेस जो है वो हमारे तक ही लिमिटेड है। तो इसमें होता ये है कि हमें ये पता है कि कौन सी चीज हमारे लिए गुड है और कौन सी चीज हमारे लिए बैड है, हमारे लिए कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज बुरी है, ये हमें बताएगा। इसीलिए जो होता है वो वर्ड क्या यूज होता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस वर्ड यूज होता है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ह्यूमंस को पता है कि हमारे लिए कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज बुरी है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें बताना क्या चाहता हूं मैं तुम्हें? इसमें ये बताना चाहता हूं कि ये चीज बाकी लिविंग में नहीं होती, ठीक है। जैसे मैंने एक स्टार्टिंग में डॉग का एग्जाम्पल बताया था कि जो डॉग है वो डॉग, उसने देखा कि उसका एक दोस्त था और गाड़ी वालों से साथ में ले गया टक्कर मार के। क्यों? क्योंकि वो रोड के बीच में सोता था। तो वो क्या करेगा? वो रोड के बीच में ही सोएगा, ठीक है। उसको नहीं पता कि ऐसा करने से मौत हो सकती है, पर वो रोड के बीच में ही सोएगा। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि उसे क्या नहीं पता, अपना अच्छा और बुरा नहीं पता। तो ह्यूमन होता है जिसे पता है कि ये चीज हमारे लिए अच्छी हो सकती है या हमारे लिए बुरी हो सकती है ना। डॉग किसी, मान लो जानवर का पीछा कर रहा है, ठीक है, और उसे पता है कि इसका पीछा मैं कर रहा हूं, इसको मैं काट लूंगा,
और हो सकता है कि जानवर जो है अचानक से उसने रोड क्रॉस करा, इधर से गाड़ी आई उसने मार दिया, या भागते भागते नाली में गिर गया, होता है कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। तो उसको क्या नहीं पता, अपना अच्छा बुरा नहीं पता, पर हमें अपना अच्छा बुरा पता है। तो इसी को क्या कहते हैं, सेल्फ कॉन्शियस। ये सबके अंदर नहीं होता है, सिर्फ किसमें होता है, ह्यूमन में। लेकिन जैसे तो जानवर में होते हैं, भेड़ होते हैं, उनको नहीं पता, तो शेर के पास कुछ नहीं है। भाई देखो, शेर के पास कुछ जाने का मतलब हैगा कि उनको ना इतनी बार चोट लग चुकी है, एक ही बार, हाँ मतलब इतनी बार चोट, और वो भी हरकतें करते हैं, क्यों नहीं करते। जैसे मान लो बहुत सारा झुंड घूम रहा है, ठीक है, और उस झुंड में कुछ बच्चे हैं जो अभी पैदा हुए हैं, ठीक है, और वो जो बच्चे हैं उनको क्या दिख रहा है कि भाई हर चीज जो है हमारे लिए अच्छी है, पेरेंट्स से भटक के इधर उधर घूमने लग गए, उनको कोई जानवर आया लपेट के ले गया साथ में, उसकी हो रही इतना, कोई मर रहा जानवर, मजा आ रहा तुम्हें ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जानवर होते हैं वो भीड़ वाली चाल चलते हैं। कौन सी चाल चलते हैं, भीड़ वाली, कि जो भीड़ कर रही है वो हमें करना है, ठीक है। और वो किसके साथ सीखते हैं कि भीड़, फॉर एग्जाम्पल अगर डॉग्स हैं वो धीरे धीरे ये सीख जाएं आपस में ही रह के कि भाई हमें साइड में बैठना चाहिए आराम से, तो सारे बैठने लग जाएंगे साइड में आराम से। पर उनको दिख रहा है कि दुनिया भर के सारे कुत्ते बीच में ही बैठ रहे हैं, तो हम बीच में बैठेंगे। दूसरी कॉलोनी का डॉग देख के उसके पीछे भागना है तो हम भी भाग, उन्हें रीजन नहीं पता, कभी रोक के उनसे पूछा है या बताया उन्होंने कभी कि क्यों, क्या मैटर क्या है, मतलब हम किस मैटर पे लड़ रहे हैं हम आपस में, नहीं पता उन्हें, ठीक है। उन्हें बस दिख रहा है कि भाई ये दो भागते हैं, हमें भी भागना है, ठीक है, बस ये वो भेड़ चाल चलते हैं। तो इसलिए उनको नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा, वो खुद एनालिसिस नहीं कर सकते इस चीज की, ठीक है, कि कल को कोई डॉग आके कह रहा मुझे स्कूल जाना है, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है, ऐसा नहीं है, ठीक है चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला हुआ है फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर, ठीक है। तो बोला हुआ है फोटो पीरियड जो होता है वो सीजनल ब्रीडर में रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। तो सीजनल ब्रीडर कौन होते हैं, जैसे डॉग्स हो गए या काउस हो गई या बिल्ली हो गई, इन सब का एक सीजन होता है कि ये इस टाइम पे ही रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, और उससे पहले ये रिप्रोडक्शन नहीं करते, तो इन्हें सीजनल पीरियड कहते हैं। तो सीजन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, गर्मी के अकॉर्डिंग। और फोटो पीरियड क्या होता है, लाइट, क्या होता है, लाइट। तो हाँ, लाइट जो होती है वो अफेक्ट करती है कि सीजनल पीरियड में रिप्रोडक्शन कब होगा। प्रोकैरियोट्स आल्सो सेंस देयर इन्वायरमेंट, बोला हुआ प्रोकैरियोट्स अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर लेते हैं। तो इस दुनिया में जब भी प्रोकैरियोट वर्ड आएगा, कौन सा वर्ड आएगा, प्रोकैरियोट वर्ड आएगा, तो समझ जाना किसकी बात हो रही है, बैक्टीरिया की। किसकी बात हो रही है, बैक्टीरिया की। तो इस दुनिया में एक ही प्रोकैरियोट पाया जाता है और उसका नाम क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। तो बैक्टीरिया जो होता है ये अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर लेता है। कैसे सेंस कर लेता है अपने इन्वायरमेंट को, भाई बैक्टीरिया पे तुम एंटीबायोटिक डाल लो, सारे बैक्टीरिया मर ही नहीं रहे। अभी एक डोज ली है, फिर 8 घंटे बाद एक डोज लेनी पड़ रही है, फिर 8 घंटे बाद एक डोज लेनी पड़ रही है, ठीक है। और उसमें से एक आधे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो दवाइयों के लिए आदी हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं, फिर तुम चाहे 10 डोज खा लो उनको फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए प्रोकैरियोट जो होते हैं अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ प्रोकैरियोट्स कैन आल्सो सेंस देयर इन्वायरमेंट, सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, यूकैरियोट कैन सेंस एंड रिस्पॉन्स टू देयर इन्वायरमेंट, है ना, हम अपने इन्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं, सेंस भी कर सकते हैं, रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या हो गए भाई, यूकैरियोट्स। हम क्या आएंगे, यूकैरियोट्स। बैक्टीरिया को छोड़ के जो भी इस दुनिया में वो क्या कहलाता है, यूकैरियोट कहलाता है। ये हो गया यहाँ पे थर्ड ऑप्शन। तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, तो गलत कौन सा हुआ, चौथा। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, नॉट ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन। बोला हुआ है जितनी भी लिविंग फिनोमिना होती हैं वो अंडरलाइंग इंटरेक्शन की वजह से नहीं होती। तो लिविंग फिनोमिना जो होती है वो इंटरनल एक्टिविटीज की वजह से होती हैं, पर इसमें लिखा हुआ नॉट, क्या लिखा हुआ है, नॉट। तो इसलिए स्टेटमेंट होगी गलत। यस होना चाहिए था कि हर लिविंग फिनोमिना अंडरलाइंग इंटरेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। 19 क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑर्गेनेली ऑफ सेल हैव फीचर सिमिलर टू। तो बताओ भाई कि जो मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट होता है ऑफ एन ऑर्गेनेली ऑफ ए सेल हैव सिमिलर फीचर सिमिलर टू, किसकी तरह फीचर होगा उसका। देखो मैं पहले 2-3 वर्ड क्लियर कर देता हूं। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है भाई, प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, देखो प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है जिनके पास न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, ठीक है। तो न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो जो उनका डीएनए होगा वो कैसा होगा, नेकेड। कैसा होगा,
नेकेड। क्लियर होगी बात यहाँ पे? तो प्रोकैरियोट्स का पुराना कैरियन होता है, पुराना कैरियन होता है, ओल्ड कैरियन। कैरियन मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। कैरियन मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। ओल्ड न्यूक्लियस होता है। सेकंड आते हैं यूकैरियोट्स। तो इनके डीएनए के ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो यहाँ पे EU का मतलब होता है न्यू या ट्रू, और कैरियन का मतलब क्या होता है भाई? न्यूक्लियस। तो इनका न्यूक्लियस नया होता है और डेवलप्ड होता है, नया होता है और डेवलप्ड होता है। तो ये क्या हो गए? यूकैरियोट्स। क्या हो गए? यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स समझ में आया क्या होता है? प्रोकैरियोट्स कौन है इस दुनिया में? एग्जाम्पल बैक्टीरिया, सिर्फ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अलावा कोई भी प्रोकैरियोट्स नहीं है। बैक्टीरिया के अलावा जो भी है, फंगस, अमीबा, ठीक है, प्लांट, एनिमल, सब क्या आएंगे? यूकैरियोट्स हैं। तो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में डिफरेंस क्या है? न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। प्रोकैरियोट यूकैरियोट समझ में आया? अब सेल ऑर्गेनेली क्या होती है बताओ? तो यहाँ पे हमारा साइटोप्लाज्म है भाई, ठीक है, जो पानी जैसा है। तो इन्होंने बोला फ्लोटिंग इनसाइड द साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म है जो पानी जैसा है, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ चीजें हैं जो तैर रही हैं, है ना, यही बोला इन्होंने। तो कुछ चीजें तैर रही हैं, जैसे कि यहाँ पे एक चीज है जो तैर रही है जिसका नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे एक चीज है जो न्यूक्लियस के साथ लगी हुई है, इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो दो चीजें बोली मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया बोली, ER बोला, ये दोनों क्या हो गई? सेल ऑर्गेनेली। क्या हो गई? ऑर्गेनेली। और जो सेल ऑर्गेनेली है वो इसके पास नहीं होती, प्रोकैरियोट्स के पास नहीं होती। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस समझ में आया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स समझ में आ गया, बट इस प्रोकैरियोट यूकैरियोट सेल ऑर्गेनेली वर्ड समझ में आ गया। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल ऑर्गेनेली। जो सेल ऑर्गेनेली का बनावट होती है, क्या होती है? सेल ऑर्गेनेली की बनावट होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये जो चेयर है वो किसकी बनी हुई है? लकड़ी की। तो लकड़ी इसकी मेन क्या है? कंपोनेंट, ठीक है, सेलुलर कंपोनेंट है। क्लियर होगी बात भाई यहाँ पे? ठीक है। तो बोल रहा है मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल ऑर्गेनेली ऑफ ए सेल हैव सिमिलर फीचर टू। उसका जो फीचर होता है वो किसके जैसा होता है? सेल ऑर्गेनेली के अंदर जो मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट होते हैं उसका फीचर किसके जैसा सिमिलर होता है? बताओ जी। ऑर्गेनेली, सेल या टिश्यू या कोई नहीं, है ना। ऑर्गेनेली में ऑर्गेनेली डायरेक्ट दे रखा है। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो अभी नहीं पढ़ाया, बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ाया, मोस्ट बायोलॉजिकल नेम अभी नहीं पढ़ाया, ठीक है, ये भी नहीं पढ़ाया, टैक्सोनॉमी वाला वर्ड भी नहीं पढ़ाया। तो मतलब अभी हमने जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक अभी तक जो हो सकते थे वो हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। अभी कुछ क्वेश्चन है इसमें 4-5 जो रह रहे हैं वो करने हैं, तो हम करेंगे बाद में। फिलहाल हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। एक बार टाइम देख लूं तो बायोडाइवर्सिटी तुम्हें समझाता हूं, हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी। तो इसको इरेज करते हैं और टॉपिक का नाम लिखते हैं बायो। ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस लिख लो एक बार, ताकि तुम्हें भूलो ना, क्योंकि बार बार आएगा। तो लिख लो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोट्स नहीं, सेल वॉल तो बहुत गलत वर्ड बोल दिया तुमने, अभी बताता हूं कैसे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट, फिर तो लिविंग ही नहीं रहे हो, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सेल ऑर्गेनेली अब्सेंट, और यहाँ पे क्या होंगी? प्रेजेंट। ये होता है डिफरेंस। अब इन्होंने देखो एक वर्ड बोला, सर सेल वॉल जो होती है वो नहीं होती प्रोकैरियोट्स के पास। तो देखो सेल वॉल प्लांट के पास होती है, नहीं होती? यस और नो? सेलुलोज की सेल वॉल होती है प्लांट्स के पास, क्या प्लांट प्रोकैरियोट है? तो सेल वॉल वाला पॉइंट गलत है, समझ में आ गया। तुमने बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से कोई चीज लिविंग होती है या नॉन लिविंग होती है। अभी हमने पढ़ा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में, हर लिविंग के पास क्या होनी चाहिए? सेल। और सेल कब बनती है? जब उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो।
तो चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, इसलिए तुम्हारे दोनों पॉइंट गलत है। ये 2 पॉइंट आएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट एंड सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। एग्जांपल, इस दुनिया में एक ही प्रोकैरियोट्स होता है जिसका नाम क्या होता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के किंगडम जो होता है जिसमें ये पाया जाता है उसका नाम क्या होता है? मोनेरा। ठीक है, और इसके अलावा जो भी है इस दुनिया में, ठीक है, ऑल अदर्स, इसके अलावा जो भी है इस दुनिया में वो सब क्या होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं। क्लियर है भाई बात? तो ये लिख लो। अब हम पढ़ते हैं बायोडायवर्सिटी। चलो जी, तो आगे बढ़ते हैं बायोडायवर्सिटी पे। तो बायो का मतलब क्या होता है भाई? बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग। हमने लिविंग वर्ड पढ़ा कहां से था? बायोलॉजी से तो पढ़ा था। बायो मतलब लिविंग, लॉजी मतलब स्टडी। लिविंग की स्टडी को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी। तो इसलिए हमने टॉपिक क्या शुरू करा था? लिविंग शुरू करा था। लिविंग खत्म हो गया, अब बोल रहा है बायोडायवर्सिटी। क्या बोल रहा है? बायो डाइवर्सिटी। तो ये डाइवर्सिटी वर्ड कहां से आ गया? डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल तुम कह रहे हो कि भाई जाट कई तरीके के होते हैं, है ना? तुमने ऐसा कहा, तो मैं कहा भाई बताना कौन कौन से तरीके के। जैसे तुमने अपने बारे में बताया सोलंकी, है ना? फिर और कौन से होते हैं भाई? चौधरी। और कौन से होते हैं? सहरावत, है ना? ये सब भी हैं। और कोई नाम याद आ रहा हूं? हाँ, डबास, है ना? हाँ हाँ, तो ये सब तुमने क्या बताया कि इनमें भी क्या आएगी? डाइवर्सिटी है। क्या आएगी? डाइवर्सिटी मतलब विविधता है। ये बात समझ में आ गया? पहला एग्जांपल समझ में आ गया। ऐसी लिविंग के अंदर भी क्या आएगी? विविधता है, मतलब डाइवर्सिटी है ना? लिविंग भी कई तरीके के हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, देयर आर लॉट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, यस और नो? देयर आर लॉट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, यस और नो? है ना? विच आर डिफर इन शेप। कैसे? हम और प्लांट शेप में अलग है। हम प्लांट और बैक्टीरिया शेप में अलग है। हम प्लांट बैक्टीरिया फंगस शेप में अलग है। हम प्लांट बैक्टीरिया अमीबा शेप में अलग है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। रिपीट करोगे? देयर आर लॉट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ विच आर डिफर इन शेप, साइज। तो शेप और साइज दोनों बात अभी जो मैंने बोला उसमें खत्म हो गया। तो विच आर डिफर इन शेप, साइज, हैबिट। हैबिट मतलब होता है आदतें। प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, हम प्लांट को खाता है ना? बैक्टीरिया अपना खाना खुद बना सकता है, डेड डिके को खा सकता है। फंगस डेड डिके को खाता है, अमीबा डेड डिके को खाता है। तो सबकी हैबिट क्या हो गई? अलग हो गई। सबकी हैबिट क्या हो गई? अलग हो गई। तो देयर आर लॉट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ विच आर डिफर इन शेप, साइज, हैबिट, हैबिटेट। शेप, साइज, हैबिट, हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? कहां रहते हैं भाई? प्लांट कहां रहते हैं भाई? सॉइल में। कहां रहते हैं? हम कहां रहते हैं? घर में। बैक्टीरिया क्या रहते हैं? हर जगह। हाथ में भी, उंगली में भी, हम नेल्स में भी हैं। ठीक है, हर जगह बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया कोई ऐसी जगह नहीं जहां बैक्टीरिया को नहीं रहना। ठीक है, जब भी तुम कोई बात बोलते हो कि हाँ भाई साफ कर लो, जर्म्स होंगे, किसकी बात हो रही है? बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया कहाँ है? ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहां पे क्या बोला? विच आर डिफर इन शेप, साइज, हैबिट एंड हैबिटेट। तो हैबिटेट क्या? प्लांट कहां पाए जाते हैं? मट्टी में, है ना? बैक्टीरिया कहां पाए जाते हैं? हर जगह। ठीक है, फंगस कहां पाया जाएगा? जहां मॉइस्चर होगा। जहां पे क्या होगा? मॉइस्चर। तो क्या बोला जाता है? जब पसीने वसीने बहुत ज्यादा हो जाएं एक्सरसाइज करके तो कपड़े बदल लेना चाहिए, नहा लेना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि फंगस की बीमारी हो सकती है, दाद खाज हो सकती है ना? तो वो बात समझ में आ गई। ठीक है, तो जहां मॉइस्चर ज्यादा होगा कौन पाया जाएगा? फंगस। दोबारा बोलो, देयर आर लॉट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ विच आर डिफर इन शेप, साइज, हैबिट एंड हैबिटेट। दिस इज कॉल्ड बायोडायवर्सिटी। अब याद हो गया तो जरा लिख के दिखाओ सारे।
हो गया? लाओ जी दिखाओ क्या लिखा है। देयर आर, मैनी टाइप कर दिया, लॉट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, देयर आर मैनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन द अर्थ विच आर डिफर इन शेप, साइज, habit and habitat, this is called biodiversity। आगे लिख लो, this is called biodiversity। there are different types of living organism on the earth which is in shape, size, habit and habitat, this is called biodiversity। there are different type of living organism living being in the earth, on the earth, in the earth which is differ by shape, size, habit and habitat, this is called biodiversity। एक ही चीज होती है और चार बच्चे अलग अलग तरीके से लिखते हैं, ठीक है। देयर आर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द अर्थ, on the earth which differ in shape, size, habit and habitat, this is called biodiversity। ठीक है भाई। there are lots of living organism present on the earth who differ in which are differ in shape, size, habit and habitat, this is called biodiversity। ठीक है। तो अब जैसे मान लो मैं तुम्हें कोई वर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने तुम्हें बोला कि बोलो यस, तो तुम यस बोल सकते हो, बोलो, है ना। जब तुम्हें मैंने बताया डायरेक्ट कि देयर आर लॉट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ विच आर डिफर इन शेप, साइज, हैबिट एंड हैबिटेट, इतना ही लिखना है, फिर भी तुम अपनी तरफ से उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर देते हो, है ना। ऑन द अर्थ, इन द अर्थ, और उसमें भी नया वर्ड किसी ने ऐड कर रखा। मतलब 5 बच्चों की कॉपी मिला के अगर मैं 5 डेफिनेशन तुम्हारे सामने दिखाऊं तो 5 में तुम्हें अलग दिखने को मिलेगा। ये तुम्हारे किसको अफेक्ट करता है? आंसर राइटिंग को, ठीक है। एग्जाम में तुम 5 खड़े हो गए, मैं 5 से क्वेश्चन पूछूंगा, तुम 5 मुझे सही आंसर दोगे अगर हिंदी में बोलना हुआ या समझाना हुआ, पर जब तुम्हें वही क्वेश्चन में लिखने को दूंगा तुम 5 के अलग नंबर आएंगे अगर एक्यूरेटली चेक किया जाए। क्यों? ये तुम्हारे किस चीज को दिखाता है कि तुम कैसे रिप्रेजेंट करते हो, आंसर को तुम कैसे रिप्रेजेंट करते हो। जैसे तुमने उसमें थोड़ी काटा पीटी करी, हो सकता है इसका नंबर कटे, ठीक है। ऐसे तुमने बिल्कुल परफेक्ट लिखा है, तुम्हें पूरे नंबर मिले। तो तुम्हें बायो में हर चीज आएगी, समझ में भी आएगी, तुम बता भी पाओगे, पर तुम्हारे नंबर कब कटेंगे? लिखने के टाइम पे। कब कटेंगे? लिखने के टाइम पे। तो जब भी तुम्हें यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे लिखने के लिए, करने के लिए, तुम्हें वो लिख के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और मुझे दिखाने हैं जब दूंगा मैं, ताकि तुम्हारी जो आंसर राइटिंग है यही सबसे बेकार होती है, ठीक है। केमिस्ट्री और बायो में या बाकी सब्जेक्ट्स में बच्चा जो है वो स्कोर में मार इसीलिए खाता है क्योंकि उसकी क्या गलत होती है? आंसर राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम्हारे स्कूल में कोई टेस्ट या पेपर होगा, तुम देखना, तुम्हें चैप्टर अच्छे से आता होगा, पर जब तुम्हारे स्कोर आएंगे तुम कहोगे सर हमारे इतने नंबर कट गए, 10 नंबर, 5 नंबर कट गए। नंबर अच्छे आएंगे पर नंबर कट गए। क्यों कट गए? फिर जब तुम अपनी सीट चेक करोगे या टीचर से पूछोगे तो क्या रीजन कहेगा कि तुमने आंसर जो है वो क्या लिखा है, उसकी लैंग्वेज ऐसे नहीं लिखी जिसमें पूरे नंबर मिलने चाहिए। तो तुम्हारी जो राइटिंग स्किल है वो तुम्हें सुधारनी है। समझ रहे हो बात? अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि इस चीज को ऐसे लिखो तो वैसे ही लिखो, वैसे ही याद कर लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। पर तुम अपनी तरफ से उसमें अपनी एक, बच्चों को मैंने देखा क्या करते हैं, एक अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है, और एक यूनाइटेड किंगडम वाली इंग्लिश, और एक फ्रांस की 3-4 इंग्लिश मिक्स करके एक नई इंग्लिश लिखते हैं और वो फिर कहीं के नंबर नहीं मिलते, ठीक है। 12वीं तक में यही बच्चे करते हैं हरकतें, ठीक है। तो ये चीज सुधारो। मैं अभी से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी 11वीं में हूँ, 12वीं में जाओगे तो ये चीज फिर समय नहीं होगा कि तुम्हारे पास उसे सुधारा जाए, ठीक है। चलो टाइम हो गया, जा सकते हो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो अब आंसर राइटिंग अपनी ठीक करना, और इसमें जो बाकी क्वेश्चन है जो तुमने